हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दिए थे जो बहुत हेल्प करते हैं बिजनेस में। उन टेक्निक्स की बात करेंगे। सबसे पहला टेक्निक जो इन्होंने दिया था वो था यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखो यार, टेलर साहब ने क्या कहा कि क्योंकि एक इंसान सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक नहीं, दो नहीं, 8 एक्सपर्ट होने चाहिए क्लास मिनिमम। कहते हैं कम से कम 8 एक्सपर्ट होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। अब देखो, इन्होंने 8 एक्सपर्ट बोल दिए, बट तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, छोटा है तो कम की पड़ सकती है। लेकिन इन्होंने क्लास एक गाइडलाइन दे दी कि हाँ, इतने मिनिमम 8 तो रखो आप। 8 में से 4 जो होंगे वो होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट। यार देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 तरह का डिपार्टमेंट होता है। एक होता है प्लानिंग, जिनका काम क्या होता है, पूरा का पूरा प्लान बनाना, काम कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा का पूरा। तो यार इनको कहा जाता है कि यार तुम सिर्फ प्लानिंग करो, तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं है, तुम सिर्फ प्लानिंग करो। और दूसरा होता है वर्कर्स डिपार्टमेंट। वर्कर का मतलब क्लास आप इसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। इनका काम होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ऑपरेट करना। इनको बोला तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम अपना ऑपरेट करो सही से, तुम प्लानिंग करो। चार चार बॉस इसके अंदर रख दो और 4 बॉस इसके अंदर रख दो, टोटल 8 बॉसेस होने चाहिए। क्या लिखा है पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। फैक्ट्री जो है वो 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। पहला है प्लानिंग और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी क्लास फ्री फ्रॉम, ठीक है, ये मस्ट बी फ्री फ्रॉम, वर्कर जो है फ्री फ्रॉम होना चाहिए बर्डन ऑफ प्लानिंग। भैया वर्कर को प्लानिंग जो है वो नहीं करनी। दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क। उनको प्रोडक्शन पे कॉन्सेप्ट करना चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक को सीखना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्शन बेहतर करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से रिसोर्सेज करें, ये काम होना चाहिए। और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको फोकस करना चाहिए प्लानिंग पे, पॉलिसी पे, स्ट्रेटेजी बनाने पे, उनको टारगेट बनाने पे डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो इनको फ्री रखो कि ये लोग कोई काम ना करें, इनका काम बैठ के दिमाग लगाने काम है, अपना दिमाग लगाएं। मेकिंग टू डेवलप स्पेशलाइजेशन बोथ डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट स्पेशलाइज हो, दोनों डिपार्टमेंट के वर्कर्स एक्सपर्ट हो। तो यार उसके लिए इन्होंने बोला कि ईच यानी कि 4 एक्सपर्ट होने चाहिए ईच डिपार्टमेंट में, बिकॉज वन पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क। एक इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, जिसके वजह से टेलर ने सजेस्ट किया कि 4 जो है प्लानिंग में और 4 है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। अब ये तुम्हें लर्न करना है। मुझे एक एक बच्चे से, अभी नहीं, जब मैं तुम्हें खत्म करा दूंगा 8 याद करा दूंगा, सिखा दूंगा, और तुम एक एक बच्चा मुझे कमेंट में लिख के दिखाएगा। क्या लिख के दिखाएगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट के वो 4 हेड कौन कौन है, और फिर वो बच्चा मुझे लिख के दिखाएगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वो 4 एक्सपर्ट कौन कौन से हैं। इनके नाम बिल्कुल मत भूलना और इनके काम भी। अब देखो, प्लानिंग का मतलब क्या है? मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो पहला एक्सपर्ट है उसका नाम है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन इंसान होता है? जो क्लास आपके लिए पूरा डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। ये आपके लिए सब कुछ डिजाइन कर देगा, भाई तुम्हारे लिए ये काम है, ये काम है, ये काम है। पूरा का पूरा इन्होंने तुम्हें काम बता दिया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता दिए, पूरा प्रोसीजर समझा दिया तुम्हें काम करने का स्टेप बाय स्टेप। ये इनका काम है, इन्होंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, भाई ऐसे चलना है तुम्हें। लेकिन ये जो लोग हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, अब तुम रास्ते में कहीं अटकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तुम सही राह पे चल रहे हो कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए होता है क्लास सेकंड एक्सपर्ट, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये अपने काम में एक्सपर्ट है, ये अपने काम में एक्सपर्ट है, ये रास्ता दिखाएगा, ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा रास्ते में कैसे चलना है। तीसरा जो आपका एक्सपर्ट है वो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या होता है? ये चेक करना कि आप जो काम कर रहे हो वो समय पे तो कर रहे हो ना, और आप उसे कॉस्ट के अंदर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं कि सामान तो बन रहा है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट अपना आप कम हो जाएगा, इवन तुम्हें लॉस भी हो सकता है। तो ये चेक करता है टाइम और कॉस्ट, और ये चेक करता है काम जो किया गया है वो डिसिप्लिन तरीके से किया गया है कि नहीं, रूल रेगुलेशन से किया गया है कि नहीं। आप लोग मैकडी जाते हो, सबवे जाते हो, डोमिनोज जाते हो, तो उनका आपको सर्व करने का एक तरीका होता है, तो वो उस पर्टिकुलर तरीके से सर्व करा है कि नहीं। वो हाथ में ग्लव्स पहनते हैं सर पे ताकि कहीं बाल ना गिर जाए, उसके लिए ग्लव्स वो पहनते हैं कुछ, है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास जिनका वो प्रिकॉशन रखते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं, और आपको उस बेसिस पे वो सर्व करते हैं डिसिप्लिन तरीके से। देखो, काम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम डिसिप्लिन से होना चाहिए। डिसिप्लिन से यहाँ पे हो रहा है कि नहीं काम, उस चीज़ को चेक करने के लिए है ये डिसिप्लिनेरियन। एग्जाम्पल,
आप कभी कभार लेट की भी पढ़ाई करते हो, तो आप लेट के आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा उससे, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से। इवन स्कूल जाते हो आप, यूनिफॉर्म में जाते हो, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे तो भी आप पढ़ सकते हो, उसका कोई यूनिफॉर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन आप डिसिप्लिन को मेंटेन करना है आपने। अगर कोई डॉक्टर है तो मरीज का ऑपरेशन कर रहा है तो वो डिसिप्लिन तरीके से करे, ये नहीं कि उसने ड्रंक कर रखा है फिर वो ऑपरेशन कर रहा है, तो डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या आता है? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन। क्या ये तुम्हें याद हो गया? मुझे बताओ। सबसे पहले रास्ता दिखाने वाला रूट क्लर्क, रास्ते में साथ साथ चलने वाला इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, समय पे हो रहा है कि नहीं, विद इन कॉस्ट हो रहा है कि नहीं, टाइम एंड कॉस्ट, और लास्ट में डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है कि नहीं, डिसिप्लिनरियन। और ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड है। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में यहाँ काम होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर वर्कर आएगा काम करने के लिए, तो जो एक्सपर्ट है गैंग बॉस, ये क्या करेगा? हर चीज को अरेंज करेगा। हर चीज है कि नहीं, मशीन है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं। वर्कर आएगा तो काम कैसे करेगा? हर चीज रेडी होनी चाहिए ना, तो उसको रेडी करने काम किसका है? गैंग बॉस। काम कितनी स्पीड से हो रहा है, काम की स्पीड क्या है, धीरे धीरे तो नहीं हो रहा काम, काम कहीं बहुत डिले तो नहीं हो रहा, इस चीज को चेक करने काम किसका है? स्पीड बॉस का। थर्ड इज रिपेयर बॉस। आप ही घर में कोई इक्विपमेंट खराब होता है, कुछ खराब होता है, तो आप रिपेयर वाले को बुलाते हो। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है और ये तुरंत उस चीज को रिपेयर करेगा। घर पे तो एक दिन पंखा खराब हो गया, बिना पंखे के रह लोगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर मशीन खराब होगी तो पूरे दिन भर हजारों वर्कर खाली बैठे रहेंगे, और जिससे कंपनी को क्लास बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए रिपेयर जो बॉस है, ऐसा काम क्या होता है? हर चीज जो है, कुछ खराब होता है तो उसको रिपेयर करना। गैंग बॉस अरेंज करता है मशीन वगैरह सबको। स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा। रिपेयर बॉस देखेगा क्लास की कुछ खराब होता है तो इंस्टेंटली तुरंत रिपेयर होगा। इंस्पेक्टर चेक करता है क्लास क्वालिटी, कि जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए कौन होता है? क्लास इंस्पेक्टर। वो क्वालिटी को चेक करता है कि जो भी आपने सामान बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्टर। ये 4 है। गैंग बॉस मशीन अरेंज करता है। दूसरा क्या है क्लास आपका? स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा। अगला क्या? रिपेयर। वो देखिएगा कि जो रिपेयर कुछ खराब होता है तो इंस्टेंटली रिपेयर करेगा। लास्ट है आपका क्लास क्वालिटी चेकर यानी इंस्पेक्टर। ओके, तो ये हो गया क्लास 4 अब वीडियो पॉज करो, जाओ कमेंट सेक्शन में और जाके क्लास 4 प्रोडक्शन देखो। तुम हमेशा के लिए याद रखोगे इसको, है ना, हमेशा के लिए तुम इसे याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक। टेलर की वो टेक्निक्स जो टेलर ने दी है जिससे क्लास ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा सबको, और इन टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हो तो पहला तो टेक्निक बता दिया क्लास, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, यानी 4 एक्सपर्ट होने चाहिए प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो हर एक इंसान जब सामान बनाता है ना तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। एग्जाम्पल, मिठाई 100 रुपए किलो भी आती है, 1000 रुपए किलो भी आती है, 500 किलो 500 रुपए किलो वाली भी आती है। 100 रुपए किलो की जो मिठाई बना रहा है उसका मिठाई का जो मटेरियल है वो उस हिसाब से होगा, उसकी पैकिंग, उसकी दुकान, उसका बिल, सब कुछ उस हिसाब से होगा, उसका वे ऑफ टॉकिंग भी उस हिसाब से होगा। 500 वाले का उसके हिसाब से होगा, 1000 वाले का उसके हिसाब से होगा, उसकी पैकिंग अलग होगी, उसके प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगा, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी अलग होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उस हिसाब से प्राइसिंग लगेगी उसकी। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लाइक टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक वो जो मिठाई बनाता है तो जो 100 रुपए किलो बनाता है उसका टूल अलग अलग होगा, और जो 1000 का बनाता है उसका टूल अलग अलग होगा। इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एंड मशीन, स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, किसी सामान को बनाने का स्टैंडर्ड वेट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। कि भी आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या यूज करोगे आप। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो, प्रोडक्ट के 50 वैरायटी मत निकालो। जैसे कार है, अब कार अगर आप 30-40 कलर में निकालोगे, कलर तो बहुत सारे होते हैं, तो क्लास शायद कार आपका, शायद कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए और मे भी नुकसान भी हो जाए। तो यानी कि आपको क्या करना है, गिने चुने 3-4 मॉडल निकालने हैं, 3-4 वैरायटी निकालनी है बस। सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी मत करो कि अननेसेसरी आप 2 सामान बनाओ, अच्छा बनाओ, रह देन कि आप ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, कुछ भी नहीं बना पाओगे आप। तो आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करो, इससे क्लास आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आप 10 मतलब कि प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 सामान बना रहे हो, तो शायद क्लास आपका क्वालिटी डाउन हो जाए, आप उतने अच्छे से ध्यान ना दे पाओ। अगर आप 1 बनाते हो, 2 बनाते हो, तो शायद आप उन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सको। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है क्लास की प्रोडक्ट की अननेसेसरी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। वर्क स्टडी, तीसरा टेलर ने दिया है वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी इज द सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे
तो जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा क्लास वर्क स्टडी। तो इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर इट इंक्लूड्स। यार ये वर्क स्टडी क्या कहता है कि तुम्हें इन चारों का इस्तेमाल करना है बिजनेस में, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर तुम कोई भी काम कर रहे हो इन चारों का इस्तेमाल करना है। इन चारों का सम ही क्या कहलाता है? वर्क स्टडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने बताया था ना आपको कि साइंस आप यूज कर रहे हो। अब ये चारों क्या है डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है? थकान अध्ययन। फैटिग स्टडी का मतलब है थकान अध्ययन। ऑब्वियसली कोई इंसान अगर काम करेगा तो थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा, काम करते करते ना थक जाएगा, तो उसे ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। और ब्रेक भी कितनी देर का होना चाहिए, ब्रेक कब देना है, ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए, कितनी देर बाद काम वो दोबारा करना स्टार्ट करेगा, और फिर वो कितनी बार थकेगा, और ऐसे कितनी ब्रेक पूरे दिन भर में 8 घंटे काम करता है ऑन एन एवरेज एक वर्कर, तो उसे क्लास आपको कितने ब्रेक देना है, कितनी कितनी देर का देना है, कब देना है। तो ये सारी चीजें मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा अपनी मर्जी से। मैनेजर कभी इस चीज को डिसाइड नहीं करेगा कि यार मैं डिसाइड करता हूं, चलो यार मैं तो काम करता हूं 2 घंटे में थक जाता हूं तो वर्कर को 2 घंटे में एक ब्रेक दे देता हूं, और मैं फिर 15 मिनट में बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूं तो 15 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। इस तरीके से नहीं चलेगा। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि हर चीज जो है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द बिजनेस मस्ट अप्लाई साइंस। तो साइंस को आपको अप्लाई करना है। तो ये क्या कहते हैं सर, फिर पता कैसे चलेगा कि कितनी फैटिग मतलब थकान, तो कितनी देर में क्लास हम ब्रेक दें, और ऐसे कितने ब्रेक दें, कितने इंटरवल दें, ये सब कैसे पता चलेगा? तो टेलर ने क्या कहा, अब हजारों वर्कर को बिठा दो और एक स्टॉप वॉच लेके, घड़ी होती है ना जो रेस करते हो, स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच को लेकर बैठे रहो और देखो कि कितनी देर बाद वर्कर जो है वो अपना परफॉर्मेंस डाउन कर रहा है, कितनी देर बाद वर्कर थकना शुरू कर रहा है, और सारे वर्कर का एक एवरेज टाइम निकाल के मान लो कि इतनी देर बाद आपको ब्रेक देना है। फिर ब्रेक देने के बाद वर्कर रिफ्रेश कितनी देर में होने लग जा रहा है, हजारों वर्कर का, कोई 15 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई आधे घंटे में, सबका टाइम लेके एक एवरेज टाइम निकालो, और इसी एवरेज टाइम को क्या कर दो क्लास, आप अप्लाई कर दो, सबके लिए कंपलसरी कर दो कि हाँ इतनी देर बाद ब्रेक होगा, इतनी देर का होगा, और फिर ऐसे कितने दिन भर में होंगे उसके लिए भी वर्कर को ऑब्जर्व करो। मतलब आपको समय लगेगा काफी, आपको वर्कर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनके बिहेवियर को, और उसका एक एवरेज टाइम निकाल के आप अप्लाई करोगे, वो काफी रियलिस्टिक रहेगा। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. There is always need for rest interval. These interval are decided with the help of scientific approach, है ना? To conduct fatigue study, टेलर कहता है ऑब्जर्व करो एक एवरेज वर्कर को जब वो काम कर रहा है, when he performing a job, ठीक है? तो जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो और नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड। तो देखो क्लास कब वो थकना स्टार्ट कर रहा है, कब उसका एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज हो रहा है, और क्लास देन तब उसको ब्रेक दो। सिमिलरली क्लास ऐसे कितनी बार दोगे ये भी साइंटिफिक तरीके से डिसाइड करो। ये कभी भी आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से डिसाइड मत करो, रूल ऑफ थंब मत लगाओ, इसमें साइंस लगाओ। ये हो गया फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन बोलते हैं हिंदी में। अगला है मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो टेलर ने कहा कौन सा मेथड सबसे सूट करता है, सबसे बेस्ट करता है, ये आप नहीं बताओगे। टेलर ने बोला आप हर मेथड से काम करवाओ, मेथड 1 से कराओ वर्कर को, मेथड 2 से कराओ, मेथड 3 से, मेथड 4 से, और मेथड 5 से। अब सारे मेथड से वर्कर को काम कराओ, जिस मेथड में सबसे ज्यादा बेस्ट लगे आपको, सबसे कम खर्चा, सबसे ज्यादा फायदा, जिस मेथड में आपको लगता है, आप उसी मेथड को परमानेंट के लिए अप्लाई कर दो, इस मेथड को सिलेक्ट कर लो। दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। यानी कि आप हर मेथड से काम को करके देखो, जो मेथड सबसे बेस्ट लगे आप उस मेथड को क्लास अप्लाई कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी। तीसरा है क्लास टाइम स्टडी, समय अध्ययन, टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या है? किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। आप कंपनी में गए, आप टी शर्ट बनाते हो, मान लो कंपनी में गए, तो इस टी शर्ट को कितने दिन में बनाओगे, एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा। तो ये टाइम ओनर अपने हिसाब से नहीं देगा, मैनेजर अपने हिसाब से नहीं देगा। आप वर्कर को कंटिन्यू देखो परफॉर्म करते करते, किसी ने 4 घंटे बनाया, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 3, सबका एक एवरेज निकालो हजारों वर्कर का, और क्लास उसको आप आइडल मान लो और उसको क्लास सबके लिए अप्लाई कर दो। ओके, दिस टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्ट टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। क्या इसको क्यों करते हैं टाइम स्टडी को? द स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी काम को करने के स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मान लो 3 घंटे, तो जो इससे ये बताएगा जो 3 घंटे के अंदर काम पूरा कर रहा है यानी वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, और जो 3 घंटे के अंदर पूरा नहीं कर पा रहा वो अनप्रोडक्टिव है। देखो हमने एक एवरेज टाइम निकाला 3 घंटे, ये अपनी इच्छा से तो डिसाइड किया नहीं, ये सारे वर्कर का एवरेज लेके निकाला है। तो अगर आप 3 घंटे के अंदर काम पूरा कर देते हो तो वो क्लास क्या हो गया? एवरेज हो गया, यानी कि वो आपका प्रोडक्टिव
एम्प्लॉय हो गया, आप 3 घंटे के अंदर नहीं करते तो आप हो गए अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय। सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, टारगेट भी डिसाइड कर लो कि भाई एक दिन में इतना है तो ठीक है, तुम्हारे दिन भर सॉरी एक घंटे में इतना बना रहे हो तो पूरा का पूरा तुम्हारा दिन भर का टारगेट कितना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, अभी ये भी पता चल जाएगा कि भाई इतने वर्कर इतना काम कर रहे हैं तो टोटल काम को करने के लिए तुम्हें कितने वर्कर की जरूरत है। और इवन ये भी तुम पता कर लोगे कौन कौन से वर्कर एफिशिएंट है, जिन्होंने क्लास एक समय के अंदर काम को पूरा कर दिया वो एफिशिएंट, और जिन्होंने नहीं किया वो इनएफिशिएंट वर्कर। आप कैटेगरी में बांट दोगे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। यानी कि टाइम स्टडी को जब आप लगाते हो तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से टाइम स्टडी लगाना है। अब टाइम स्टडी करना कैसे है, हजारों वर्कर को बिठा दो, स्टॉप वॉच लेके देखो कौन कितनी देर में काम को पूरा कर रहा है, सबका एक एवरेज टाइम निकाल के इन सबके लिए वो मैंडेट कर दो। लास्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी होता है गति अध्ययन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट वर्कर करता है जो अनप्रोडक्टिव होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उन सारे मूवमेंट को, उन सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम पढ़ते हैं मोशन स्टडी। दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स टू क्लास कंडक्ट मोशन स्टडी। टेलर ने क्या बोला? टेल ने बोला आप वर्कर को ऑब्जर्व करो, एक एवरेज वर्कर को, कई सारे वर्कर को देखो कि वो दिन भर में कौन सा ऐसा काम करते हैं जो बेकार का है यानी कि अनप्रोडक्टिव है, और कौन सा ऐसा काम करते हैं जो प्रोडक्टिव है, और क्लास उसके लिखते चले जाओ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यार ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है वर्कर जो कर रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव है, तो उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, और जो प्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको आप चलाते रहो। एग्जाम्पल, मान लो क्लास की एक वर्कर है जो अपनी सीट से बार बार उठ के जाता है सीजर लेने के लिए, वो सिलाई करता है, उसको कैंची की जरूरत पड़ती है या बॉबिन केस की निडल की जरूरत पड़ती है, वो उठ के जाता है वहाँ से लेके आता है सीजर, फिर कटिंग करता है, फिर सीजर दे के आता है, फिर सीजर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ से लेके आता है। तो इससे अच्छा क्या करो, आप उसकी पूरी किट उसकी टेबल के नीचे लगा दो, तो इससे आने जाने का लफड़ा खत्म। सीजर चाहिए, तुम बैठे हो, अपना सीजर निकालो, अपना कैंची काटो, रख दो, अपना अपना पूरा टूल किट बना के दे दो, तो वर्कर का काफी सारा मूवमेंट जो है बच जाएगा। जैसे आप लोग अपनी क्लास के अंदर देखो बिना बात के कितनी बार घूमने जाते हो कि आपको मतलब हर पीरियड में जो है आपको वॉशरूम जाना है, हर पीरियड के अंदर आपको ड्रिंकिंग के वाटर के लिए जाना है, हर पीरियड के अंदर आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। ठीक है, अब वर्कर बार बार, क्लास के स्टूडेंट बार बार पानी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर ही जग लगा देंगे, एक लो आप यहीं से पियो, तो आपके जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट थे वो कट डाउन कर दिए गए। तो वर्कर को देखो कि वर्कर क्या कर रहा है गलत, क्या उसे नहीं करना चाहिए, कौन सा वेस्टफुल मूवमेंट है, और उसको क्लास यहाँ पे ऑब्जर्व करके उसको कट डाउन कर दो, और उसको कह दो कि भाई ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, पानी के लिए कोई बाहर नहीं आएगा, पानी उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। या वॉशरूम जा रहे हो तो पास दे दिया जाएगा कि बिना बात के आप वॉशरूम के लिए मत घूमो, एक क्लास में 2 ही पास होगा, 2 ही बच्चे जा सकते हैं एक टाइम पे, यानी कि आधी क्लास वॉशरूम के बहाने बाहर है कि नहीं, रूल बनाए जाते हैं। यही सेम ये मोशन स्टडी है, यानी कि आपके मूवमेंट को चेक करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट है जिससे फायदा होता है, और कौन सा अनप्रोडक्टिव, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, और प्रोडक्टिव मूवमेंट को कंटिन्यू करना। दिस इज कॉल्ड क्लास आपका मोशन स्टडी। अगला है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। मैं और मेरा दोस्त एक कंपनी में काम करते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। तो अभी मैं दिन भर मेहनत से काम करता था, ठीक है, और मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए। मेरा वर्कर दिन भर मजे लेता था, काम थोड़ा बहुत करता था, उसकी सैलरी 20,000 थी। तो एक दिन मेरे पे हंस रहा था वो कि यार तू पागल है, इतनी मेहनत करता है, दिन भर गधों की तरह काम करता है, तुझे 20,000 मिलते हैं, मैं तो फ्री चिल करता हूँ और मुझे भी देख तेरे जितनी तनख्वाह मिलती है। तो इससे क्या हो, मेरा मोरल डाउन हो जाएगा और कल से शायद मैं भी काम ना करूँ। ठीक है यार, मैं भी ऐसी मालिक आएगा तो दिखाने के लिए काम करूँगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग बातें करते रहते हो कॉपी खोल के, जैसे टीचर आते हो तो मुंडी हिला के पढ़ने लग जाते हो, होता है ना ऐसा। तो यार ऐसा ही सेम टू सेम क्लास यहाँ पे कंपनियों में वर्कर के साथ भी होता है कि कौन इतना काम करेगा, छोड़ना, क्योंकि वो अंदर से डेस्परेट नहीं है कि हाँ बहुत अच्छे से काम करें, मेहनत करें, सीखे काम को। तो इस चीज के लिए क्लास टेलर ने एक प्रिंसिपल बना दिया जो बहुत फायदा है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। टेलर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। कौन एफिशिएंट वर्कर है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर है, दोनों के बीच में भेदभाव होना चाहिए, अदरवाइज जो एफिशिएंट वर्कर है वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। एफिशिएंट वर्कर को हमें क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। सो दिस इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट, कि सबका अलग अलग रेट है। एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भाई 100 यूनिट ये स्टैंडर्ड है।
अब जो 100 यूनिट से कम बनाएगा उसको कम रेट पे सैलरी मिलेगी, वेज मिलेगा, और जो 100 यूनिट से ज्यादा बनाएगा उसको हायर रेट पे वेज मिलेगा। और अब मैं क्योंकि मेहनत करता हूं तो मैं आउटपुट बनाता हूं ज्यादा, तो मुझे हायर रेट से वेज मिलता है, और ये आउटपुट कम बनाते हैं तो इनको कम रेट से वेज मिलता है। जो कम बना रहे हैं वो अनप्रोडक्टिव है, अनइफेक्टिव है, जो अच्छे से कर रहे हैं प्रोडक्शन वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट वर्कर है। तो इससे क्या होगा, आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को भी आइडेंटिफाई कर लोगे, और जो ज्यादा आउटपुट बनाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल, इसने 50 बनाया तो इसको 2 रुपए के भाव से 100 रुपए मिलेगा, मैंने 120 बनाया तो मुझे 3 के भाव से 360 मिलेगा। तो यानी कि मुझे ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, कि 100 यूनिट तक जो बनाएगा उसको 2 रुपए मिलेगा पर यूनिट, 100 से 150 तक जो बनाएगा उसको 3 रुपए, 150 से ज्यादा जो है उसको 4 रुपए मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं 150 से ज्यादा बनाऊं ताकि मुझे हर यूनिट पे क्लास, हर जो यूनिट है उस पर मुझे 4 रुपए मिले। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, राइट। लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, और इसके साथ हम खत्म कर देंगे पूरा का पूरा ये अपना सेकेंड चैप्टर भी, यानी कि 12 में से 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के, राइट। और तुमने कितना खत्म किया ये जरूर मुझे बताना, कि तुम्हारा किसी भी तरीके से टाइम लो तुम और इसे पूरा का पूरा खत्म करो। कल संडे है, कल का पूरा दिन लो और इस पूरे के पूरे चैप्टर को A to Z पूरी तरीके से खत्म करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट। मेंटल रेवोल्यूशन, अभी मेंटल रेवोल्यूशन क्या है क्लास, देखो दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, मैंने आपको बताया था ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, वर्कर मालिक के बारे में खराब सोचता है, मालिक वर्कर के बारे में खराब सोचते हैं, दोनों के लिए क्लास एक नेगेटिव थॉट्स दोनों के मन में है। तो इस चीज को हटाना ही कहलाया जाता है मेंटल रेवोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स टुवर्ड्स ईच अदर। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस। देखो यार, हर चीज के लिए क्लास, हर कोई इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फैक्ट्री में जाओ तो एक छोटा बंदा भी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा बंदा भी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, लोअर लेवल का पर्सन, सब इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। अगर क्लास टॉप लेवल के बंदे भी काम नहीं कर पाएंगे और वर्कर काम ना करें तो हर कोई जरूरी है। तो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना है, हमें समझना है हर किसी की रेस्पेक्ट करनी है, हर कोई बराबर है। ये नहीं कि किसी को कम सैलरी मिल रही है तो वो इंपॉर्टेंट कम है और जिसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में सब बराबर हैं क्लास, सब मिलके, पांचों उंगली का साइज अलग अलग है लेकिन क्लास जरूरी सब है, सब मिलेंगे तभी बात बनेगी, राइट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे इसके साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, वर्कर का मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का वर्कर के लिए। इसको हटाना ही, इसको कैसे हटाया जाएगा इसी चीज को बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। गेट टुगेदर कराया जाता है। देखो हर चीज का समाधान है बात करना। आप किसी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो लेकिन अगर वो इंसान आपसे बात करेगा तो शायद आपको लगेगा नहीं यार मैं तो गलत सोच रहा था, आदमी तो अच्छा ही है ना, यही चीज है। दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। तो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म, 1 2 हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। तो प्लीज यहां तक अच्छे से खत्म कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग अकाउंट्स का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, फिर होगा, फिर हम बीएसटी पाएंगे। तब तक तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है, कल आप उठाओ संडे का दिन, ये 2 चैप्टर A to Z पूरा फिनिश कर लो अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मुझे बताना जरूर कैसा लगा और शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।